हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा जो है वो आने वाली है और उसी के क्रम में गणित विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैं लेकर के हाजिर हुई हूँ और उस सीरीज का यह पार्ट 1 है फ्रेंड्स। और पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मैथ्स विषय के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी संपूर्ण सिलेबस के अनुसार एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जो कि आपका सिलेबस के अनुसार पहला जो है आपका पार्ट है एलिमेंट्री अर्थमेटिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर के हाजिर हुई हूं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी, जिससे आप लोगों के गणित विषय की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सके, ताकि सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सके। फ्रेंड्स, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ही जो है मेरिट में नहीं आ पाते हैं और कम मार्क्स का सामना करना पड़ता है, कम स्कोर आते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है कि माइनस मार्किंग होती है यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में। तो गणित विषय की आप लोग विशेष रूप से तैयारी करिए और साथ ही साथ सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सटीक विश्लेषण के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती ही रहती हूं और आगे भी करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैथ्स विषय से जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक चैप्टर है आपका, उससे जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वह लिया है सरल कीजिए। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 736 मल्टीप्लाई 736 एक ब्रैकेट में है, आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 264 मल्टीप्लाई 264 ये आपका दूसरे ब्रैकेट में क्लोज हो गया ब्रैकेट, अपॉन 736 मल्टीप्लाई 736 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 736 मल्टीप्लाई 264 ब्रैकेट क्लोज और प्लस 264 मल्टीप्लाई 264। होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम करेंगे इसको जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप a इज इक्वल टू मान लीजिए 736 है और b इज इक्वल टू आप मान लीजिए 264 है, ठीक है। a इज इक्वल टू आपने मान लिया कि 736 है और b इज इक्वल टू मान लिया आपने 264 है। तो आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स, a मल्टीप्लाई, ये इसको आपने a माना है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपने a माना है और इसको आपने क्या माना है, b माना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है ऊपर, ठीक है। और अपॉन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आपने a 736 को माना है, a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 736 इज इक्वल टू a एंड 264 इज इक्वल टू b, तो यहां पे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू ab। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 264 मल्टीप्लाई 264 आपका हो गया, तो ये आपने क्या माना था, b माना था, तो प्लस आपका हो गया b का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूले की अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप लोग सारे फॉर्मूलों से अवगत हो सके, अगर आप लोग भूल गए हो फॉर्मूलों को तो। और कुछ हमारे आर्ट साइड के भी भाई बहन होंगे जिनको मैथ्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो भी पेट की परीक्षा देंगे, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए मैं फॉर्मूलों की एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से यह इसी फॉर्म में ये जो है आपका सरल कीजिए वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a क्यूब और प्लस b क्यूब इज इक्वल टू आपका होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का
होता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका जो सरल कीजिए वाला क्वेश्चन जिस फॉर्म में है उसके अंतर्गत अगर आप इस फॉर्मूले को रखते हैं तो आप लोग यहां देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका यहां ऊपर ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो फ्रेंड्स यहां पे आप अगर लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आप ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे और अपॉन आपका नीचे का जो रूप है, नीचे का आप लोग देख सकते हैं जो ये वैल्यू है नीचे में वह किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ही रूप में है। तो नीचे भी आप लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने लिख दिया। अब फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर तो ये है ही और साथ ही साथ फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आप लोग डिजिट्स को ना लिखते हुए डायरेक्ट फॉर्मूलों को कट करेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी, काफी लेंथी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला जब लर्न कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी जब आपका बच रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए की जगह आपने क्या माना है 736 माना है और बी की जगह माना है 264। तो यहाँ पे आप ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं 736 प्लस 264। इसको आप प्लस कर देंगे, आपकी वैल्यू जो है, आपका आंसर जो है वह आ जाएगा 6 4 10 के 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10 के 0 कैरी 1 और 7 2 9 1 10 1000 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। काफी लंबा लेंदी मैंने क्वेश्चन को नहीं बताया है, केवल समझाने में थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है और जब आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। केवल आप लोगों को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का योग 36.5 है। 5 संख्या है, मतलब 5 संख्या है जो ए बी सी डी और ई है ये संख्याएं और उनका जो योग है वह है 37.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए और बी का औसत आपको दिया गया है 6 है और डी और ई का औसत 9 है। ए बी और सी का औसत क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसी प्रकार से परीक्षा में आपको ऑप्शन दिए गए रहेंगे और आपको ऑप्शन को ही टिक करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझ लीजिए। 5 संख्या है, ए बी सी डी और ई का योग 36.5 है। ए और बी का औसत 6 है, डी और ई का औसत 9 है। ए बी और सी का औसत आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या चीज आपको दिया गया है यह जान लीजिए। प्रश्नानुसार आपको दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई ये 5 नंबर्स आपको दिए गए, 5 संख्याएं आपको दी गई हैं जिनका औसत जो है वह है 37.5 है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 आपका बन गया यह। ठीक है, यह क्वेश्चन में है। अब उसके बाद क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया सिर्फ हम लोग उतना ही नोट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया ए और बी का औसत 6 है। ए और बी का औसत 6 है मतलब ए प्लस बी। ठीक है, और औसत मतलब क्या होता है? संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। सबसे पहले आप औसत का फॉर्मूला जान लीजिए। औसत बराबर होता है, मैं बता देती हूं, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। ठीक है, और बटे अपॉन उनकी संख्या।
संख्या कितनी है वह काउंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का औसत क्या दिया गया है आपको, 6 दिया गया है। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का औसत यहाँ पे दिया गया, a प्लस बी नहीं, a प्लस बी का औसत 6 दिया गया है। तो a प्लस बी बटे यहाँ पे संख्या होती है ना, संख्या कितनी है, a एक संख्या और b दूसरी संख्या, यानी संख्याओं की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6। ठीक है, आपको a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू दिया गया है 6। अब आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 और 2 का क्या हो जाएगा एक दूसरे में, ये डिवाइड के फॉर्म में है। अगर कोई चीज भाग यानी डिवाइड के फॉर्म में होती है और इक्वल के उधर अगर हम उस वैल्यू को ले जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है। यानी 6 2 आपका 12 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको दिया गया है कि और D और E का औसत 9 है। D और E का औसत आपको 9 दिया गया है, तो इसको भी इसी तरह से नोट कर लेंगे, D प्लस E अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, D प्लस ई अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, क्योंकि संख्याओं का योग यानी D प्लस ई का योग हो गया बटे उनकी संख्या, 2 ही संख्या है यानी 2 हो गया नीचे। अगर यहाँ पे D E F होता तो 3 संख्याएं होती, तो यहाँ नीचे क्या होता, 3 होता यानी 3 होता, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका D प्लस ई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यह आपका 3rd इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, अब आप ध्यान दीजिए, अब आप इसी में वैल्यू प्रश्न जो आप यहां पे किए थे इसी में वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। तो यहाँ पे आप पहले इक्वेशन में समीकरण 2 और 3 की वैल्यू को रखने पर, फर्स्ट इक्वेशन में पहले समीकरण समीकरण 2 एवं 3 का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी है बिल्कुल, आप लोग आसानी से कर लेंगे 1 मिनट के अंतर्गत। केवल समझाने में टाइम जो लग रहा है, नहीं तो करने में आपको अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या दिया गया था, 37.5। ठीक है, यह आपको दिया गया था। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी जहां पे है यानी जहां पे a प्लस बी है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया है, 12 आ गया है, तो यहां पे आप 12 लिख सकते हैं। प्लस सी का मान ही आपको निकालना है ना, सी का औसत क्या होगा, तो सी तो है नहीं, सी आप ऐसे लिख दीजिए। प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या है, डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या है, 18 है, तो आप 18 लिख दीजिए और इज इक्वल टू हो जाएगा 37.5। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 30। सी प्लस 30 इज इक्वल टू 37.5। अब सी इज इक्वल टू हो जाएगा 37.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 7.5। सी की वैल्यू आ गई आपकी 7.5। ठीक है, तो यह सी का मान आया है, ना कि सी का औसत आया है। सी का औसत यह नहीं आया है। क्वेश्चन में दिया गया है आपको सी के साथ किसका औसत निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सी के साथ ए प्लस ए बी और सी का औसत क्या है, यहाँ पे दिया गया है ए बी और सी का औसत क्या है, मतलब यहाँ पे सी का मान दिया आया है, औसत अभी नहीं आया है। तो ए बी और सी का औसत हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं हैं। अब वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 लिख दीजिए, प्लस सी का मान कितना है, 7.5 आया है, और अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू 19.5 अपॉन 3। ठीक है, और 3 6 18
और 3 5 जा 15, यानी 6.5 जो है इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का औसत। ए बी और सी का औसत क्या हो जाएगा? अतः ए बी तथा सी का औसत बराबर 6.5, यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% यानी 24% किराए के सामान पर व्यय करती है। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराए के सामान पर व्यय करती है। इसमें से 16% किराए पर और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है। यदि वह एक महीने में 5940 रुपए बचाती है तो वह किराए पर कितना रुपए व्यय करती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें से कोई भी आंसर आपका आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर सुरेखा की आय नहीं दिखाई गई है। जब चीजें आपकी प्रतिशत में हैं तो आप आय को 100 मान सकते हैं। ठीक है, माना सुरेखा की कुल आय, माना सुरेखा की कुल आय इज इक्वल टू 100 रुपीज है। ठीक है, आप ये मान लीजिए, माना कि सुरेखा की कुल आय कितनी है? 100 रुपए है। अब वह किस पर व्यय करती है वह ध्यान दीजिए। 24% किराए के सामान पर व्यय करती है, तो किराए के सामान पर यानी किराए के सामान पर व्यय बराबर 24। अब प्रतिशत में नहीं लिखेंगे, अब क्योंकि आप 100 मान लिए हैं तो 24 उसका मान लीजिए कि किराए के सामान पर आप वह व्यय करती है। उसके बाद आपका है फ्रेंड्स कि इसमें से 16% किराए और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करती है। अब किराया, ठीक है, किराने के सामान पर यहां होगा। ठीक है, किराने के सामान पर 24 व्यय करती है और कितना किराए पर व्यय करती है? 16% किराए पर। ठीक है, किराए पर कितना व्यय करती है, मतलब हाउस रेंट कितना देती है? वह हाउस रेंट देती है, किराए पर व्यय करती है 16%, तो किराए पर हो गया 16। ठीक है, सुरेखा की कुल आय आपने मान लिया कि 100 रुपीज है। किराने के सामान पर 24% व्यय करती है यानी 24 रुपए व्यय करती है और किराए पर व्यय करती है 16% यानी 16 रुपए। यहां प्रतिशत की बात नहीं की जाएगी क्योंकि 100 को हमने मान लिया है जो कि प्रतिशत में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 जब आपने ऑलरेडी मान लिया है तो सब कुछ ऐसे ही एज ए डिजिट आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि शेष का 55% बच्चों की शिक्षा व अन्य पर व्यय करती है। ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों की शिक्षा व अन्य पर व्यय आप निकाल लीजिए। बच्चों की शिक्षा व अन्य पर व्यय बराबर है शेष का 55%। शेष कैसे निकालेंगे आप? 100 रुपए उसका टोटल इनकम है और 100 में से आप क्या करेंगे? किराने के सामान पर 24 रुपए व्यय करती है और प्लस किराए पर वह 16 रुपए व्यय करती है और इसका 55%, 55/100 हो जाएगा। ठीक है, 55% जो है वह बच्चों की शिक्षा व अन्य पर व्यय करती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बच्चों की शिक्षा व अन्य पर व्यय आ जाएगा। अब 100 और माइनस 24 और 16 को प्लस कर दीजिए। 6 4 10 के 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा माइनस का और मल्टीप्लाई 55/100 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 55/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 5 से ये कट हुआ, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 11 3 जा हो गया आपका 33। ठीक है,
यानी वह 33 रुपए जो है बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है। अब उसका कुल व्यय कितना हुआ, कुल व्यय कितना हुआ वह निकाल लीजिए। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है किराए पर कितना रुपया व्यय करती है, यही तो निकालना है। अब इसके आधार पर अब उसका आप कुल व्यय निकाल सकते हैं। कुल व्यय बराबर हो जाएगा आपका कितना करेगी 24 रुपए और 16 रुपए और 33 रुपए, यही उसका कुल व्यय हुआ। 24 प्लस 16 और प्लस 33 रुपए बराबर हो जाएगा आपका 73 रुपए वह कुल व्यय करती है। 73 रुपए वह कुल व्यय करती है, तो कुल बचाती कितना है, वह कुल बचाती कितना है, कुल बचत कितना होता है। कुल बचत बराबर हो जाएगा 100 रुपए वह कमा रही है, 100 में से 73 रुपए वह खर्च कर रही है, व्यय कर रही है, तो कितना बचत कर रही है 27 रुपए वह बचा रही है पर मंथ। ठीक है, और यहां पर आपको जो दिया गया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि एक महीने में वह 5940 रुपए बचाती है, 5940 रुपए बचाती है। ठीक है, यह दिया गया है ना। 5940 रुपए जो है वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 27 रुपए के बराबर हो गया ना। 27 रुपए नहीं, यहाँ इकाई मान लीजिए आप, 27 इकाई के बराबर क्या हो गया, मतलब कुल बचत 27 इकाई आया और 27 इकाई बराबर है 5940 रुपए के, तो 27 इकाई बराबर 5940 रुपए। ठीक है, इसलिए एक इकाई बराबर हो गया 5940 बटे 27 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पूछा गया है, ऊपर आइए, क्वेश्चन में पूछा गया है वह किराए पर कितना रुपया व्यय करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किराए की वैल्यू आप जान सकते हैं, किराए पर 16 आ रहा है, 16 इकाई है किराए का, है ना। किराए का क्या है 16 इकाई है, यानी कि 27 इकाई जब बराबर है 5940 रुपए के, तो एक इकाई बराबर होगा 5940 बटे 27 के, इसलिए 16 इकाई आपका बराबर हो जाएगा 5940 गुणे 16 बटे 27। और जब इसको आप कट पिट करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 3520 रुपए का वह किस पर खर्च करती है, 3520 रुपया किराया देती है, रेंट देती है 3520 रुपए। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं आया है एक बार और समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, पहले इसको देख लीजिए कि सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराए के सामान पर व्यय करती है, इसमें से 16% किराए पर और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है। यदि वह एक महीने में 5940 रुपए बचाती है तो वह किराए पर कितना रुपए व्यय करती है। ऑप्शन 4 है आपका 3520 आपका आंसर है। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है 3520 रुपए। अब यहाँ पर मान लीजिए सुरेखा की कुल आय भी नहीं दी गई है, मान लीजिए सुरेखा की कुल आय 100 रुपए है, किराने के सामान पर 24 इकाई मान लीजिए हो गया, 24% है तो आप इकाई में ही मानेंगे ना, तो 24 इकाई हो गया किराने के सामान पर। किराए पर 16 इकाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब दिया गया है कि बच्चों की शिक्षा एवं अन्य पर जो है शेष का 55% व्यय करती है, तो शेष कैसे आएगा, 100 में से 24 प्लस 16 जो आपको ज्ञात है उसको जोड़ करके 100 में से 24 प्लस 16 को जोड़ करके घटा देंगे और गुणे 55/100 जब कर देंगे आप, तो यह आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 33, वह आपका आ जाएगा बच्चे की शिक्षा एवं अन्य पर व्यय का। अब कुल व्यय आप निकाल लेंगे, पूरा कितना खर्चा उसका होता है, 24 इकाई प्लस 16 इकाई प्लस 33 इकाई बराबर 73 इकाई, आप इकाई इसको मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद कुल बचत कितना होता है, 100 माइनस 73 बराबर 27 इकाई है उसका बचत होता है। क्वेश्चन में कुछ डिजिट आपको दी गई है कि जो बचत है, बचत के बारे में दिया गया है कि यदि वह एक महीने में 5940 रुपए बचाती है तो 27 इकाई जो आपका आया है बचत का वह बराबर हो जाएगा 5940 रुपए के। ठीक है, क्योंकि आपने 100 के आधार पर वैल्यू माना है ना, तो 27 इकाई बराबर हो जाएगा 5940 रुपए के, तो एक इकाई बराबर होगा 5940 बटे 27, इसलिए 16 इकाई जो किराए का इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि
किराए पर कितना रुपया व्यय करती है। क्वेश्चन में पूछा गया किराए पर कितना रुपया वह व्यय करती है। तो किराए का आपको 16 इकाई आया है ना, तो 16 इकाई बराबर जाएगा 5940 गुणे 16/27। जब इसमें कटपिट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3520 रुपए, और यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है √-8 प्लस √284 प्लस √13 प्लस √144 का मान ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए। आज के बाद ऐसे प्रश्न में बिल्कुल दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। -8 यहाँ पे आप लिख लीजिए जो भी क्वेश्चन में है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 284, ठीक है, और प्लस √ आपका हो जाएगा 13, और प्लस स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 144, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, किसका होता है 12 × 12 आपका, अगर आप 12 × 12 करते हैं तो वह आपका हो जाता है √12 × 12 आपका 144 का होता है, और इसमें से जब बाहर वैल्यू निकलती है तो एक 12 आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये आप रफ वर्क में आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आप यहाँ पे 144 को जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा 12 निकलेगा, और 12 जो कि इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ यह निकल के इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से आप इस तरह से करेंगे -8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 284, और प्लस जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √25। 13 और 12 को जब आप प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स -8 प्लस यहाँ पे 284, और प्लस 25 स्क्वायर रूट किसका होता है 5 का। 5 × 5 जैसे 25 है इस तरह से, तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 × 5, और इसमें से एक 5 आपका बाहर निकल आएगा। तो वो जो 5 बाहर निकलेगा वह 284 में प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा = यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 प्लस यहाँ पे 284 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √289, ठीक है। ये 284 प्लस 5 = 289 हो गया आपका। अब इस तरह से आप -8 और प्लस यहाँ पे 289 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 17 का है, ठीक है। अब प्लस का 17 और माइनस का 8 है, तो प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू में से माइनस की वैल्यू घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 और = हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 3 × 3 हो जाएगा और एक 3 आपका बाहर निकल आएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, √45 × √20 अपॉन √12 × √3 का मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। तो 45 का आप फैक्टर जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 45 को यहाँ साइड में फैक्टर आप निकाल लीजिए। ये आपका 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 4, 3 5 = 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 = 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 = 5। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, और मल्टीप्लाई 20 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 20 का भी आप फैक्टर निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5, 2 × 2 × 5 आएगा, 2 × 2 × 5 आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या है 12 है फ्रेंड्स, तो 12 का आप फैक्टर कर लीजिए इस प्रकार से। तो 12 का आप फैक्टर जब करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, तो 2 6 = 12 हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, 3 1 = 3 हो जाएगा।
2 मल्टीप्लाई 3 आपका हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया और मल्टीप्लाई √3 हो गया। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये किस प्रकार से हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो जिस संख्या का स्क्वायर रूट में जिस संख्या का दो संख्याओं का अगर पेयर बन रहा है तो उसको हम बाहर कर देते हैं, उनमें से एक संख्या बाहर चली जाती है और रूट उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 3 आपका बाहर आ गया, 3√5 क्योंकि 5 का पेयर नहीं है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 इनमें से बाहर आ गया √5, इस 5 का भी पेयर नहीं है, और अपॉन हो गया आपका यहाँ पे इसमें से 2 बाहर आ गया, 2√3 हो गया, और यहाँ पे √3 आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपका हो गया 3 2 जा हो गया आपका 6, और √5 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 5। रूट हट जाता है, जब दो रूट वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और वही संख्या बाहर आ जाती है। अपॉन हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 5 1 जा 5 आपका आ गया आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपका आंसर क्या निकल के आया है, 5 निकल के आया है। अब विकल्पों में से आप चयन कीजिए कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 होल पावर 3/5 में क्या जोड़ा जाए, मतलब 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 सही 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है और इन्हीं में से आपका आंसर सही आंसर होगा। तो लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कर लेंगे कि माना x जोड़ा जाए, मान लेंगे कि x जोड़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 सही 3/5, मतलब 5 सही 3/5, 5 का 5 में हम क्या करते हैं, 5 सही 3/5 प्लस x इज इक्वल टू मान प्राप्त हो रहा है 8 सही 3/7। यही आपका आंसर है प्रश्नानुसार कि 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 सही 3/7 आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 5 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो 5 5 जा 25 और प्लस 3 हो जाएगा 28/5। ठीक है, 25 और 3 हो जाएगा आपका 28 और बटे 5 यानी /5, और प्लस x इज इक्वल टू हो गया आपका 8 7 जा 56 और 3 हो जाएगा आपका 59/7। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू 28/5 आपका प्लस में है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 59/7 माइनस 28/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 और 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, और 7 5 जा 35 और 5 का 59 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 295, और माइनस 5 7 जा 35 और 7 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 196। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। 295 में से 196 को जब आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 99/35, और यही जोड़ा जाएगा तो आपका आंसर इतना आएगा, इसलिए 99/35 इज राइट आंसर। अब इन चारों ऑप्शन में से आप लोग देख सकते हैं 99/35 वह किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 99/35 आपका आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्वेश्चन की सीरीज को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पुनः लेकर के हाजिर होंगी। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।